हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं और हम आपके साथ मिलकर उनसे बातचीत करने जा रहे हैं तारीख़ के मुतालिक, यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी ऑफ डिसिप्लिन है। हमारे मेहमान हैं सरफराज अहमद साहब, जो इंटीरियर महाराष्ट्र में शोलापुर नाम के एक शहर में एक रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं और तारीख़ पर रिसर्च का काम करते हैं। इनकी अब तक 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और इनकी किताबें जो हमने पढ़ी मराठी ज़ुबान में पब्लिश हुई हैं और बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ को, बहुत दिलचस्प फैक्ट्स को उजागर करती हैं। आपका इस्तकबाल है सरफराज साहब। कुछ बताइए, आपका जो काम है उसके मुतालिक थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। देखिए, असल में हम लोगों ने ये जो काम स्टार्ट किया था 2014 में, ये काम की बुनियाद रखी गई। उसके पहले हम लोग जिनके नाम से ये सेंटर हम लोगों ने कायम किया है, एडवोकेट गाज़ीउद्दीन साहब, उनके मातहत कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। उनका इंतकाल होने के बाद में हम लोगों ने ये रिसर्च सेंटर कायम किया और बेसिकली हमारा मोटिव ये था कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो नॉन मुस्लिम्स में गलतफहमियाँ पाई जाती हैं उसको दूर करना है। अच्छा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये गलतफहमियाँ समाजी सतह पे ज़रूर नज़र आती हैं, मगर इसकी जो बुनियाद है वो सिलेबस के अंदर है। और सिलेबस जहाँ से डिज़ाइन होता है उन यूनिवर्सिटीज़ में असल प्रॉब्लम है। अच्छा। और उन यूनिवर्सिटीज़ के पास में वो मवाद नहीं है जिसके ज़रिए मुसलमानों की या मुस्लिम तारीख़ की या फिर उनके कल्चर की, मज़हब की एक हकीकी सूरत पेश की जा सके। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो समाज में नफ़रत और भेदभाव आज दिखाई दे रहा है, या कम से कम एक दूसरे के बारे में गलतफहमियाँ जो समझ में आ रही हैं, इसकी एक वजह एजुकेशन है, तालीम का एक नहीं, बुनियादी वजह सिलेबस है। और सिलेबस में भी बतौर ख़ास हिस्ट्री। हाँ, तो हिस्ट्री इतना ज़्यादा लोगों को लड़ाने का ज़रिया क्यों बन गई? देखिए, मुल्क जब बनता है जी, मुल्क 3 चीज़ों से बनता है। जी, नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 कल्चर, नंबर 3 जियोग्राफी। ठीक है। अब जब भी मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाली ताकतें बदलती हैं या पॉलिटिकल क़ुव्वतें या पॉलिटिकल फैक्टर बदलते रहते हैं, उस वक्त हिस्ट्री की तरफ, कल्चर की तरफ और जियोग्राफी की तरफ देखने का नज़रिया भी बदलता है। आपने अगर देखा होगा तो इंदिरा गांधी के दौर में जी, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को लेके एक तस्वूर हुआ करता था। ठीक है। वाजपेयी के दौर में बिल्कुल बदल गया, फिर मोदी के दौर में और बदल गया। हिस्ट्री का भी वैसे ही है। ठीक है। हिस्ट्री के ताल्लुक से भी जैसे जैसे पॉलिटिकल फैक्टर स्टेट में बदलते गए वैसे वैसे नज़रिए बदलते गए। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकने वाली है। जैसे स्टेट के पॉलिटिकल फैक्टर्स बदलते रहेंगे वैसे वैसे ये चेंजेस आना ही है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकली, सियासती सतह पे हिदायत का मरकज़ है। हिदायत यानी इल्म की रोशनी। हाँ, इल्म की रोशनी के। में क्या हुआ, हाँ, क्या बिल्कुल नहीं बिल्कुल हुआ, बिल्कुल उसको जानने का जी, एक जरिया जी, है, का जरिया है। जी। जी। तो ये अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। हर ज़माने में जब से हिस्ट्री लिखी जाने लगी, तो हर ज़माने में आमतौर पे हिस्ट्री का बहुत प्योरेस्ट वर्जन तो आपको मिलेगा नहीं। यानी ज़्यादातर राजाओं ने या जो लोग रूलर्स थे उन्होंने पैसे दे के लिखवाई होगी, ठीक है ना। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि आज का ज़माना भी ऐसा ही है? देखिए, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ये 2 चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता। हिस्टोग्राफी और पॉलिटिक्स इन दोनों को भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। हिस्टोग्राफी यानी तारीख, यानी इतिहास लिखने का तरीका। अच्छा। इतिहास लिखने के अलग अलग विचारधाराएं, इन सारी चीज़ों का जिसमें शुमार होता है, जिसमें ये चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसको हिस्टोग्राफी कहा जाता है। हिस्टोग्राफी और सियासत या सियासी नज़रिया ये कभी अलग नहीं हुआ है। हिस्ट्री और सियासत कभी अलग नहीं हुई है। ठीक है। जब जब हिस्ट्री लिखने का मौका मिलेगा तब तब हिस्ट्री को देखने के सियासी नज़रिए का भी मामला सामने आएगा। ठीक है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि अभी इस वक्त एक कशमकश है, मुझ जैसे एक लेमैन यानी एक आम आदमी को
कभी कभी टीवी में हम डिबेट करते हुए या अखबार के मज़ामीन पढ़ते हुए ये चीज़ समझ में आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक हिस्ट्री थी जो कि भारत की हिस्ट्री हुई है, और कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने आके उस हिस्ट्री का वो उथल पुथल कर दिया। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ हिस्ट्री में कि को अलग तरीके से देखने का या अलग अलग लोगों को अलग अलग हिस्ट्री पढ़ाने का, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये मामला मिडिवल दौर से ही है। अच्छा। आप अगर देखेंगे, फरिश्ता ने एक किताब लिखी है, तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता के रद्द में उसको क्रिटिसाइज करने के लिए किसी और ने एक किताब लिखी है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने एक किताब लिखी है, फ़ख्र मुदब्बिर ने एक लिखी है। ये सारे लोग, फ़ख्र मुदब्बिर हो, मिनाजुल सिराज हो, ज़ियाउद्दीन बर्नी हो, फरिश्ता हो, या और भी दूसरे राइटर्स रहेंगे, तबतबा वगैरह, या फिर रजत रंगीनी लिखने वाला कलन वगैरह, ये सारे लोग अगर देखेंगे, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने उस दौर की दुनिया का और गुजरी हुई दुनिया का नज़रिया लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। और इनकी किताबें अगर आप देखेंगे, ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब देखेंगे तो वो अमीर खुसरो से बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगी। अच्छा। अगर आप जो है मिनाजुल सिराज की किताब देखेंगे, जिसने शिजरा लिखा, उसकी किताब देखेंगे तो वो ज़ियाउद्दीन बर्नी से मुख्तलिफ लगेगी। ठीक है। ये जो झगड़ा है हिस्ट्री को लिखने के तरीके का और हिस्ट्री की तरफ देखने के नज़रिए का, ये बहुत पुराने दौर से चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, और जब तक दुनिया है तब तक चलता रहेगा। मेरा कंसर्न इस वक्त की हिंदुस्तान में ये है, आज चूंकि इसका हम आए दिन देखते हैं कि हिस्ट्री को लेके काफ़ी बहसो मुबाहिसा आम लोगों में होता है जी। और आम लोगों के एक्शंस पर, आम लोगों की सोच पे उस बात का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। कई जगह कम्युनल राइट हो जाते हैं, कई जगह लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने लगते हैं, और उसका फ़ायदा भी बहुत सारे लोग उठा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जोड़ के मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नफ़रत आज भारत में देखने को मिलती है, हम बहुत पुराने दौर में नहीं जाएं तो क्या हम ये कह सकते हैं, मतलब ये कि एक तो सबको पता है कि अंग्रेज़ों ने जो है फूट डालने की पॉलिसी की, तो अंग्रेज़ों ने हिस्ट्री पे क्या क्या मतलब ऐसा असर डाला जो आज तक भी हम देख रहे हैं? देखिए, अंग्रेज़ भी एक पॉलिटिकल फैक्टर के तौर पे अंग्रेज़ों का आप देखिए, अंग्रेज़ों ने जब इंडिया की हुकूमत या इंडिया की बागडोर अपने हाथ में संभाली जी, तो उन्होंने स्टेट के पॉलिसीज़ को चेंज किया। बिल्कुल। और उन्होंने अपने स्टेट को मजबूत करने के लिए, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए स्टेट की सारी मशीनरीज़ को इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल अकीदों को मजबूत करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने जेम्स मिल के ज़रिए तारीख़ के ऊपर कई किताबें लिखवाई। उसके बाद में उन्होंने एलियट और डाउसन को लाया। उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कर्कपेट्रिक है, सारे लोग हैं। इन लोगों को मुसलमान बादशाहों की बदनामी करने के लिए बाकायदा अपॉइंट किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि मुसलमान बादशाह जो है यहाँ के आवाम के ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए थे। उनके ज़िंदगी में जो पॉलिटिकल अकीदे थे वो मुसलमान बादशाहों के मुतालिक थे। तो उन अंग्रेज़ों को ये डर लग रहा था कि ये आवाम जो है मुसलमान बादशाहों के फेवर में रिवोल्ट कर सकती है। उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट सबसे हाँ, ज़्यादा जो जी, मुस्लिम जी। बादशाह थे, जी, लेकिन तो ऐसा तो नहीं था ना, क्योंकि बादशाह राजा तो एक मिला जुला पावर स्ट्रक्चर था, राजा भी थे, बादशाह थे, मिलजुल के काम करते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो उनका इमीडिएट पोटेंशियल थ्रेट जो है हाँ, मुसलमानों से था, तो शायद इस वजह से। हाँ, तो उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। फिर जब हुकूमत में चेंजेस आते गए तो ये अलग अलग लोगों को बदनाम करते गए। उसी तरीके से चंद दूसरे नॉन मुस्लिम बादशाहों के ताल्लुक से भी इन्होंने ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने बहुत सारी गलत चीज़ें लिखी। कर्नल रेड ने एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि हम भारत के राजाओं को सिर्फ जंग के मैदान में हराते नहीं हैं, तो हम कल्चर के मैदान में, इल्म के मैदान में भी जो है उनको हराते हैं। जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट अंग्रेज़ों का था अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें उन्होंने हिस्ट्री के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव किया या इस तरह से लिखवा के पेश किया यहाँ के लोगों में कि उनमें आपस में काफ़ी फूट पड़ी, और उस फूट का नतीजा हम आज भी देखने को हमको मिलता है। अब लोग इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि मेरा
मेरी आस्था या मेरा अकीदा या मेरी अकीदत किस शख्सियत के मुतालिक है, तो वही हिस्ट्री होगा। जबकि हिस्ट्री की तरफ देखने का नज़रिया ये होना चाहिए कि जो फैक्ट है, जो जितना फैक्ट जहाँ तक है वो हो। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हिस्ट्री की तरफ देखने का नज़रिया ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फैक्ट के ऊपर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सही हैं। मगर ये एक बहुत ही जिसे कहा जा सकता है एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। ठीक है। मगर ये ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्टेट जो है हमेशा अपने फेवर में एक पॉलिटिकल लीडर को जन्म देना चाहता है। और हिस्ट्री जब से सिलेबस का हिस्सा बनी हुई है, एक पॉलिटिकल हीरो को पास से लाके डिस्कवर करके रखता है। नहीं, पास से लाके डिस्कवर करके रखता तो है, अपने नज़रिए के मुताबिक रखता है। नजरिए के मुताबिक रखता मतलब अगरचे बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट को ये लग रहा है शिवाजी पॉलिटिकली हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है और उसको हिंदू नेशनलिज्म का एक नायक बनाना चाहिए, तो वो उसको हिंदू नेशनलिज्म का नायक बनाएगी, से पेश करने की हाँ, नायक बनाएगी और मुस्लिम दमन का हीरो बनाएगी, जो वो आज करना चाहती है। जबकि फैक्ट शायद कुछ दूसरा हो। फैक्ट दूसरी है, हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अभी बहुत हाल में एक कंट्रोवर्सी चली जिसपे गवर्नर साहब ने कुछ बात की स्वामी समर्थ के बारे में कि वो शिवाजी महाराज के गुरु थे वगैरह। ये मामला क्या था सरफराज साहब? देखिए, शिवाजी के ताल्लुक से, शिवाजी की जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो दो नज़रिए होते हैं। एक नज़रिया जो पिछले 70 सालों से जानबूझकर दिन ब दिन जो है डेवलप किया गया है, वो हिंदू नेशनलिज्म वाला नज़रिया है। ठीक है। जो ब्राह्मणिज्म के फेवर में शिवाजी को हिंदू नेशनलिज्म का नायक बनाना चाहता है। और दूसरा एक नज़रिया पिछले कुछ दिनों से मार्क्सिस्ट और प्रोग्रेसिव हिस्टोग्राफी ने सामने लाया है, वो ये है कि शिवाजी जो है जी, वो हिंदू राष्ट्र के नायक नहीं हो सकते हैं। क्यों? तो फिर शिवाजी हिंदू राष्ट्र के नायक क्यों नहीं हो सकते, ये एक लाजमी सवाल है। वजह उसकी ये है, देखिए मिडिवल इंडिया में, मध्ययुगीन भारत में किसान जो थे, किसान वर्ग पे या किसान वर्ग की ज़िंदगी पे दो लोग बहुत ज़्यादा अपना रसूख रखते थे, वर्चस्व रखते थे और उनकी ज़िंदगियों को चूसते थे, नोचते थे। वो दो लोग कौन थे? एक तो सियासतदान थे, पॉलिटिशियंस थे, और दूसरे मजहबी हुक्मरान थे। ठीक है। जिन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है या पुरोहित कहा जा सकता है, ये लोग थे। अब शिवाजी ने किसानों के भलाई के लिए जो जंग लड़ी है, वो जंग जब किसानों के भलाई के लिए है तो लाजमी है कि वो किसानों के दुश्मनों के खिलाफ ही होगी। ठीक है। तो ये जो दो लोग हैं उस वक्त के सियासतदान, जिनका मजहब व मिल्लत से कोई लेना देना नहीं है जी, और उस वक्त के वो लोग जो मजहबी लीडर हैं, ठीक है, जो किसानों को दबोचना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ में शिवाजी खड़े हो गए। अब शिवाजी की ये तारीख आज के दौर के सियासतदान जो किसानों के दुश्मन हैं, आज के दौर के मजहबी लीडर जो वही क्लास के दुश्मन हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने अंदाज में शिवाजी को रंगना शुरू किया। ठीक है। यानी कैपिटलिस्ट लोग जो मजहबी लोगों के ज़रिए एक हुकूमत कायम करने में सफल हो चुके हैं, उन लोगों ने शिवाजी को हिंदू नेशनलिज्म का हीरो बनाया। और हिंदू नेशनलिज्म का हीरो बनाने के लिए शिवाजी को रामदास का शागिर्द बताना ज़रूरी है। और उसी साजिश के तहत उन्होंने रामदास के साथ में शिवाजी का रिश्ता जोड़ा। मगर हकीकत यह है, शिवाजी और रामदास ये दोनों का कहीं कोई ताल्लुक हिस्टोरिकल फैक्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए हिस्ट्री को तो नज़र नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। अब शिवाजी महाराज की जब बात निकली तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि उनका जो स्टेट क्राफ्ट था, वो स्टेट क्राफ्ट एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर आता है। वो स्टेट क्राफ्ट कम अज़ कम
ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें बहुत ज़्यादा कहीं हमको मजहबी भेदभाव या मुस्लिम या हिंदू इस तरह के मामलात को देखने को नहीं मिलते। उनकी आर्मी और उनकी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वो सबको देखे, वो एक मिला जुला हिंदू और मुस्लिम के साथ मिला जुला एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि ये जंग किसी मज़हब के खिलाफ में नहीं है। किसकी जंग? शिवाजी की। ठीक है। ये जो लड़ाई लड़ी गई है वो किसानों के लिए लड़ी गई है और किसानों के दुश्मनों के खिलाफ लड़ी गई है बुनियादी तौर बेसिकली। अच्छा। आप शिवाजी के सोल्जर्स के अगर से आज जहाँ भी पुतले हैं उन पुतलों को अगर देखते हैं, पेंटिंग्स को अगर देखते हैं तो उनके कपड़े देखिए आप, वो मिलिटियन नहीं लगेगा आपको। वो ऐसा लगेगा कि खेत में से उठ के आया है और उसने तलवार हाथ में पकड़ी हुई है। आप अगर तानाजी को देखते हैं, धोती पहना हुआ है और कपड़े भी ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एक मिलिट्री मैन वगैरह जो एक पॉपुलर तस्वीर होती है उससे बिल्कुल हटकर है। तो हाँ, तो ये किसान वर्ग के नेताओं ने किसानों के लिए उस वक्त की जो सिस्टम थी, उस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, जो जमींदार थे, जागीरदार थे, जिनके वजह से जुल्म और ज्यादती होती थी, और ये जो जमींदार, समाज के कमजोर तबकात को, हाँ, ये जो जमींदार, ये पहले ये देखिए कि ये जो जमींदार हैं ये मुसलमान नहीं है। महाराष्ट्र में जो जमींदार थे वो देशमुख हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ये लोग हिंदू हैं जी, ये हिंदू हैं और शिवाजी भी हिंदू है। इसमें मुसलमान कहीं नजर नहीं आता है। मुसलमान बादशाह अगर उस दौर का हुक्मरान है ही तो वो बैठा है दिल्ली में। उसके सारे पॉलिटिकल सिस्टम को चला कौन रहा है? वो हिंदू चला रहा है। और वो लूट किसको रहा है? वो हिंदू काश्तकार को लूट रहा है, हिंदू किसान को लूट रहा है। तो यहाँ पे मजहब का कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी 5 किताबों में से 3 किताबें वो टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसमें से एक है सल्तनत खुदादाद, दूसरी है टीपू सुल्तान के 500 खत, और तीसरी है ऐसा होता ऐसे थे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की हिस्ट्री पर आपका इतना ज़्यादा अट्रैक्शन की क्या वजह थी, या आपकी तवज्जो उस तरफ इतनी ज़्यादा क्यों चली गई और आपने उस पर इतना काम कैसे किया? जिस दौर में कॉलोनलिज्म इस भारतीय समाज पे हावी हो चुका था, किसानों की ज़िंदगी पे हावी हो चुका था, उनकी किसानों के काश्तकारी के सारे प्रोडक्शन सिस्टम को उसने अपने जबड़े में ले लिया था। उस दौर में किसानों के फेवर में जो लीडर खड़ा हुआ उस शख्स का नाम टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान ने वर्ल्ड वाइज लेवल पे, पूरे दुनिया की सतह पे जाके कॉलोनलिज्म की मुखालिफत की, उपनिवेशवाद जिसे कहा जाता है या जिसे मराठी में वसाहतवाद कहा जाता है, उसकी मुखालिफत की। और मुखालिफत करने के लिए क्या किया उन्होंने? किसानों को एक तो पॉलिटिकली इकट्ठा किया। आप टीपू सुल्तान के हुक्मनामे अगर देखते हैं जी, तो हुक्मनामे में टीपू सुल्तान ने ये कहीं कहा नहीं है कि ईरान, इराक या फिर जैसे उस दौर में होता था आफाकी या फिर दूसरे कौमों को लड़ने के लिए इनवाइट किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। टीपू सुल्तान ने क्या लिखा है? टीपू सुल्तान ने ये कहा, अगर खेती के काम खत्म हुए हैं, अब खेती में अगर काम बचा नहीं है, तो काश्तकारों को, किसानों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दो। उन पे कंपल्शन ना हो लड़ने के लिए। कंपल्शन की बात नहीं, इसमें एक चीज़ आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। टीपू सुल्तान पॉलिटिकली किसानों को मजबूत करना चाहते थे जी, उन्हें उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक ऐसी सियासी मजबूती देना चाहते थे जिसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। खुशहाली के माने क्या? टीपू सुल्तान ने उस दौर में एक कंपनी शुरू की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लेवल पे। एक्चुअल ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही नहीं, बिल्कुल थी नहीं। वो ऐसे लूटने वाले व्यापारियों का एक गुट था, एक गठजोड़ था, जिसमें वो उस दौर के दुनिया के सारे कैपिटलिस्ट मौजूद थे जो किसानों को बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते थे। ठीक है। उसे कंपनी कहा ही नहीं जा सकता। वो एक झुंड थी। अच्छा। उस दौर के व्यापारियों की एक झुंड थी, कैपिटलिस्ट लोगों की
एक टोली थी, एक गिरोह था। उसके मुखालिफत में टिपू सुल्तान ने एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी का मालिक किसको बनाया? आप जाकर के देखिए, कंपनी का हुक्मनामा आज भी मौजूद है। उस हुक्मनामे में टिपू सुल्तान कहते हैं कि किसानों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या? तो टिपू सुल्तान उस हुक्मनामे में कहते हैं, जो शख्स, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, डायरेक्ट वो आंकड़े मैं भूल चुका हूँ, जो शख्स 5 इमामी से 100 इमामी तक इन्वेस्टमेंट करता है, सॉरी, हाँ, 5 इमामी से 100 इमामी तक की इन्वेस्टमेंट करता है, उसको 50% मुनाफा दिया जाएगा। 50% मुनाफा दिया जाएगा। और जो शख्स 500 इमामी से 5000 इमामी तक, इमामी ये उनका रुपया है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको 25% मुनाफा दिया जाएगा। और जो शख्स 5000 इमामी से ऊपर करता है, उसको 12.5% दिया जाएगा। यानी अजीब तो ज़रूर लगता है, मगर ये बादशाह की गरीबों के साथ जो कमिटमेंट है वो दिखने को मिलता है। यानी गरीब अगर कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये बादशाह उसको 50% का पार्टनर बना रहा है मुनाफे में। और मिडिल क्लास अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 25% का बना रहा है। और ऊंचे तबकात के या अपर क्लास लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें सिर्फ 12.5% दिया जा रहा है। ये शेयर की जो कंसेप्ट है ना, ये इंडिया में सबसे पहले टिपू सुल्तान ने लाई। और ये किसके लिए लाई? ये किसानों के लिए लाई। अब कंपनी बनने के बाद टिपू सुल्तान ने क्या किया? कंपनी बनने के बाद टिपू सुल्तान ने आवाम को ये कहा, किसानों को ये कहा कि आप वो माल बनाएंगे जो यूरोप के बाज़ार में बिकेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए। तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसी कोठियाँ टिपू सुल्तान ने बनाई, व्यापारी कोठियाँ, जो मस्कत में, बहरीन में, कतर में, यूरोप के कई शहरों में, और मेरे ख्याल से भारत में भी, उस दौर के भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कराची में, फिर शोलापुर में और नागपुर में, ऐसे अलग अलग जगह कोठियाँ बनाई गई थी। यानी क्या कोठियाँ यानी सेंटर्स, ट्रेड सेंटर्स कह सकते हैं उनको, वो बनाई। टीपू सुल्तान ने ये जो ट्रेड के प्रमोशंस के लिए आप कह रहे हैं जो सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पे बनाए, खुद भारत में और भारत के बाहर, थोड़ा सा उसकी झलक हमको बताइए। वो क्या मामला था और किस तरह से वो ऑपरेट होते थे? देखिए, मुहिबुल हसन साहब ने टीपू सुल्तान के जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे, उस दौर के एम्बेसडर्स थे, जो कुस्तुनतुनिया गए थे, हुक्मनामा कुस्तुनतुनिया नाम का एक हुक्मनामा है, उसका तर्जुमा मुहिबुल हसन साहब ने किया है, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आसानी से देख सकते हैं आप। वो अगर आप पढ़ते हैं, उसके बाद में कई हुक्मनामे जो मैंने खुद तर्जुमा किए हैं, वो अगर आप देखते हैं, तो एक बात साफ़ हो जाती है कि टीपू सुल्तान ने अपने ट्रेड एजेंट, सल्तनत खुदादात के ट्रेड एजेंट, जो अलग अलग जगह पे उनको तैनात किया था। अच्छा। और वहाँ पे सल्तनत खुदादात की कोठियाँ बनवाई थी। अच्छा। ट्रेड सेंटर्स बनवाए थे। और वो ट्रेड सेंटर्स का काम क्या होता था? वो ट्रेड सेंटर्स 2 चीज़ें करते थे। अच्छा। एक तो यहाँ की चीज़ें वहाँ बेचते थे और बाज़ारों को ऑब्ज़र्व करते थे। बाज़ारों में किन चीज़ों की ज़रूरियात ज़्यादा है, किन चीज़ों का उछाल है, किन चीज़ों को मांग नहीं है, ये ऑब्ज़र्वेशन होता था। नए नए चीज़ें जो आई हैं उनकी मालूमात ली जाती थी और वो यहाँ पे प्रोडक्शन करने की कोशिश होती थी। अच्छा। मैसूर में। अब सवाल ये है कि कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, वो बहरीन कैसे पहुँचे, कतर कैसे पहुँचे, या फिर नागपुर जो उनके अंडर नहीं था वहाँ कैसे पहुँचे? देखिए, ये अकेला बादशाह ऐसा है जिसने पॉलिटिकल रिलेशन जो बनाए, वो पॉलिटिकल रिलेशन अपने सल्तनत के मजबूती के लिए बनाए, मगर उससे ज़्यादा उन्होंने तरजीह अगर किसी चीज़ को दी है पॉलिटिकल रिलेशन में, तो वो किसानों की भलाई को और किसानों के ज़रिए जो प्रोडक्शन सामने आते थे उनको मार्केट अवेलेबल कराकर देने के लिए ये पॉलिटिकल रिलेशंस को यूज़ किया है। बहुत दिलचस्प, मतलब बहुत ही दिलचस्प चीज़ है टीपू सुल्तान की शख्सियत का रखा। वरना हम आमतौर पे क्या देखते हैं, टीपू के साथ अकीदत में हम लोग वो सारी बातें भूल जाते हैं जो टीपू का असल कारनामा था। अब ये
जो आप बता रहे हैं इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। टीपू सुल्तान, मैंने कई बार ये कहा है, टीपू सुल्तान आवाम के बादशाह थे, आवाम के लीडर थे, बादशाह नहीं बल्कि लीडर थे। अब ये कैसे मुमकिन है? तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। टीपू सुल्तान ने जनगणना करवाई थी। जनगणना, सेंसस? हाँ, सेंसस करवाया था। पूरा हुआ था वो सेंसस? हाँ बिल्कुल, उसके रिपोर्ट मौजूद हैं। अच्छा। अब एक हुक्मनामा काजी के नाम से दिया हुआ है टीपू सुल्तान ने, जो मेरी किताब में मौजूद है, 500 लेटर्स की किताब में। उसमें टीपू सुल्तान क्या लिखते हैं? उसमें टीपू सुल्तान काजी को कहते हैं, आपके एरिया में, यानी मस्जिद की एरिया में, गांव में एक मस्जिद होती थी, उस एरिया में कौन कौन से लोग रहते हैं, मज़हब व मिल्लत, उनकी मालूमात ले लो। फैमिलीज़ में कौन कौन लोग रहते हैं, उनके आमदनी के ज़राए, उसकी मालूमात ले लो। और जो लोग काम नहीं करते हैं उनकी मालूमात ले लो, और उनकी महारत की मालूमात ले लो, वो किस चीज़ में महारत रखते हैं, स्पेशलिटी क्या है। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और कुछ स्पेशलिटी के मालिक हैं तो उन्हें उस काम में लगाना है। तो वो सारी मालूमात लेकर आपको जो है सल्तनत खुदादाद के दफ्तर में जमा करनी है। और एक इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है, टीपू सुल्तान लिखते हैं हुक्मनामे के अंदर, अगरचे कोई बच्चा आपके एरिया में स्कूल नहीं जा रहा है, उस वक्त स्कूल का सिस्टम था बाकायदा, मकतब वर्ड यूज़ किया है। टीपू सुल्तान ने जामिया अल अज़हर नाम की 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, वो यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा चलती थी। खैर वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। आपको कह रहा था कि हाँ, वो काजी के हुक्मनामे में टीपू सुल्तान कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी मालूमात एक रजिस्टर में दर्ज कराओ, उनके माँ बाप के नाम दर्ज कराओ, और वो तालुकेदार को दो। अच्छा, लोकल ऑफिसर को दो? हाँ, तालुकेदार को दो। फिर तालुकेदार को एक हुक्म दिया गया था कि वो मालूमात आने के बाद उन बच्चों के माँ बाप को अरेस्ट करे और उन्हें 25 कोड़े लगाए। 25 क्योंकि अगर ऐसा हो तो वो गरीब लोग बेचारे कैसे, क्या मतलब भेज नहीं पाते होंगे? हाँ, तो उन लोगों को ज़बरदस्ती स्कूल में बुलाया, कंपलसरी एजुकेशन दिया बच्चों को, माँ बाप को भी कंपलसरी जॉब दिया। अच्छा, तब उसके बाद ये बात? हाँ, उसके बाद में बात हुई है। देखिए, पहले टीपू सुल्तान ने कहा क्या है काजी को कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं और महारत रखते हैं उन लोगों को उन चीज़ों में लगाओ जिसमें उनकी महारत है, नंबर 1। नंबर 2, जिनको कोई काम नहीं आता उनको ज़मीन अलॉट करके दो और ज़मीन के काम में लगाओ, उनको काश्तकारी में लगाओ। वो भी नहीं करते हैं तो फिर सल्तनत खुदादाद के अलग अलग कारखाने जो हैं वहाँ पे छोटे मोटे काम में उनको लगा दो। ये पहले किया है, बाद में एजुकेशन की बात की है। फिर उसके बाद में टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब बनाया था, जिसको उस दौर का एक गणराज्य की संकल्पना हम लोग कह सकते हैं, रिपब्लिक स्टेट की संकल्पना। वही चीज तो नहीं जिसको उन्होंने अंजुमन जमहूर कहा? अंजुमन जमहूर तो कहा था। जैकोबियन क्लब में क्या हुआ था, जिसको इरफान हबीब साहब कहते हैं, ये मध्ययुगीन भारत में ऐसी एकमात्र चीज है जिसने समानता और नैतिकता की मूल्य धारणा की बुनियाद रखी थी। अच्छा, स्टेट के तौर पे। और वो जैकोबियन क्लब क्या था? जैकोबियन क्लब अलग अलग कंट्रीज का एक यूनियन था। अच्छा, कंट्रीज का यूनियन। हाँ, जिसे यूनो की एक मतलब प्राइमरी शक्ल भी कह सकते हैं। और वो उसका पहला इजलास जो है, पहली मीटिंग जो है श्रीरंगपट्टनम में हुई जैकोबियन क्लब की। अच्छा, उसमें कौन लोग शरीक? उस दौर में मेरे ख्याल से अब मैं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो बहुत से थे, नेपाल के बादशाह भी थे और भी बहुत से कंट्रीज थे उसमें। तो वो जैकोबियन क्लब में अलग अलग रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव थे। हाँ, अलग अलग रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव थे। और उस इजलास के बाद में टीपू सुल्तान ने ईदगाह मैदान पे एक आम सभा बुलाई, जिसमें श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के लोग शामिल हुए। वहाँ पे सल्तनत खुदादाद का फ्लैग लहराया गया और टीपू सुल्तान ने आवाम को कहा, आज से आप रियाया नहीं हो, आप किसी बादशाह की रियाया नहीं हो, आज से आपको मैं सिटीजन ऑफ टीपू के नाम से पुकारूंगा। ओहो, ओहो।
आपको सिटीजन ऑफ टीपू के नाम से पुकारूंगा, ये टीपू सुल्तान ने कहा। और 21 तोपों की सलामी दी। ये किसको दी? आप, ये बहुत अहम सवाल है। बादशाह को दी जाती है? नहीं, आवाम को दी गई। क्यों दी गई? बहुत ज़्यादा हैरत की बात है। बहुत ज़्यादा हैरत की बात इसलिए है, आवाम को इसलिए दी गई, टीपू सुल्तान ने उस वक्त ये कहा, आज से आपका दौर स्टार्ट होता है। ये लिखा हुआ मौजूद है? मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। टीपू की जो अंजुमन जमहूर थी या पीपल्स काउंसिल कह लीजिए उसको, उसका क्या कंसेप्ट था, वो कैसे बनी और क्या उसका काम करने का तरीका था? ठीक है, पहले मैंने एक बात आपके सामने की थी कि टीपू सुल्तान आवाम के बादशाह थे। आवाम को अपने स्टेट का मेंबर समझते थे वो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आवाम को अपने पॉलिटिकल स्टेट का मेंबर समझते थे टीपू सुल्तान। हाँ, और इनके लिए क्या क्या किया टीपू सुल्तान ने, आप अगर देखते हैं, सन 1782 में टीपू सुल्तान जब हुकूमत में आए तो उन्होंने एक हुक्मनामा जो है जारी किया था, जिसे इकरारनामा कहा जाता है, जिसकी एक कॉपी जो है मेरे ख्याल से एशियाटिक सोसाइटी में है। ठीक है। और उसमें टीपू सुल्तान ये कहते हैं कि मैं जो है आवाम के लिए ये चीज़ें करूँगा, आवाम के लिए ऐसा करूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद में टीपू सुल्तान ने उसी इकरारनामे में कहा है कि मैं ज़मींदार और जागीरदारों के निज़ाम को ख़त्म करूँगा। ये उसमें कहा है? हाँ, यानी रेवेन्यू सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चलाऊँगा। मिडिवल इंडिया में रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बहुत कम ऐसा देखने को मिला है जो ज़मींदार और जागीरदारों के बगैर चलाया गया हो। अच्छा। हाँ, महसूल का जो कलेक्शन होता था वो ये लोग एजेंट के तौर पे करते थे, मगर टीपू सुल्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वो करने की कोशिश की और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चलाने की कोशिश की उसको। अब जो आपने जमहूर की कंसेप्ट बताई, जमहूरियत की कंसेप्ट बताई, उसमें टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने उसको अमल में लाने के लिए आवाम को पॉलिटिकल स्टेट का हिस्सा बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि उन्होंने अपने हुकूमत में सेनापति और प्रधानमंत्री की पोस्ट को खारिज कर दिया। तो सेनापति के बगैर सेना? हाँ, सेनापति और प्रधानमंत्री की पोस्ट को खारिज किया और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। डिपार्टमेंट की एक यूनियन बनाई। अच्छा। डिपार्टमेंट के जो अहम अहदेदारान थे उनकी यूनियन बनाई, उनको एक नाम दिया, वो काउंसिल को, और उसका इजलास हुआ करता था, उसकी मीटिंग्स होती थी। अब दूसरा मतलब पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन, कलेक्टिव लीडरशिप दे दी। और दूसरा उन्होंने ये किया, अब जो काश्तकार होते थे, किसान होते थे, गांव के जो आम लोग होते थे, उन लोगों को हुकूमत में जो प्रतिनिधित्व जिसे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन, वो टीपू सुल्तान ने देने की कोशिश की आम लोगों को। तो उस जमाने में बिल्कुल नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे। उनमें के एक एक शख्स को उन्होंने चुनकर एक ऐसी काउंसिल बनाई जो हुकूमत को सलाह देती थी, एडवाइजरी काउंसिल। अब ये उस दौर में एडवाइजरी काउंसिल यानी क्या होता है, स्टेट की जो मशीनरी है उसको किस दिशा में यूज करना है या किस दिशा में ले जाना है, पॉलिसी मेकिंग है। आज संसद में क्या होता है, वही होता है। ये पार्लियामेंट का एक अनडेवलप वर्जन, अविकसित संकल्पना जिसको कहते हैं हिंदी में, वो है। तो ये जमहूरियत की शुरुआत थी। हो सकता है अगरचे टीपू सुल्तान को कुछ दिन और मिलते, उसमें और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले एक इंडियन रेवोल्यूशन भी देखने को मिल सकता था। बिल्कुल, यानी तारीख में एक इंडियन रेवोल्यूशन का अभी भी आ सकता है अगर हिस्टोरियंस ने अफसोस के वो जो तंग नजरिया है वो अगर छोड़ दिया, तो टीपू सुल्तान समता, समानता और गणराज्य के नायक के तौर पे दुनिया में पहचाने जा सकते हैं। मगर शर्त यह है, अब भी शर्त यह है कि हिस्टोरियंस को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। ये आपने बहुत ही ज़्यादा हमारी मालूमात में इजाफा करने वाली बातें कही हैं, और मैं समझता हूँ कि
इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में और दूसरे सब में आपस में इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई है, बढ़ा दी गई है। ऐसे दौर में टीपू सुल्तान के का स्टेट क्राफ्ट या उनका तरीका अपनी रियाया को देखने का, अपनी रियाया के साथ सलूक करने का, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए देखिए इस पस मंज़र में। हाँ, आजकल कुछ लोग जो हैं जिन्हें फैसिस्ट कह सकते हैं, फैसिस्ट सोच के लोग जो हैं, टीपू सुल्तान के तारीख को मज़हबी नज़रिए से देखकर कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने मेलुकटा गांव के अंदर 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया, एक एलिगेशन लगाया जाता है। दूसरा एक एलिगेशन उन पे लगाया जाता है कि उन्होंने कुर्क के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की, वगैरह वगैरह। अब ये एलिगेशन लगाते वक्त में इन लोगों के तरफ से कुछ फ़ारसी डॉक्यूमेंट्स को सामने लाया जाता है। ठीक है। ये फ़ारसी डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? तो बिल्कुल हैं। जो फ़ारसी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं वो बिल्कुल हैं। ये किस दौर के हैं? ये टीपू सुल्तान के ही दौर के हैं। ठीक है। और टीपू सुल्तान के ही एक सरदार ने लिखे हुए हैं। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चीज़ें हकीकत हैं क्या? तो ये हकीकत नहीं है। क्यों नहीं है और उनके सरदार ने ऐसा क्यों लिखा? जिस सरदार ने ये चीज़ें लिखी उस शख्स का नाम है मीर हुसैन अली किरमानी। अच्छा। मीर हुसैन अली किरमानी, जिसने टीपू सुल्तान के साथ में गद्दारी भी की थी कुछ दिन पहले। ठीक है। और बाद में वो अंग्रेज़ों के यहाँ पेंशन पर चला गया, माफ़ी मांगकर। चौथे मैसूर जंग में शिरकत करने की वजह से माफ़ी मांगी और वहाँ चला गया। उनके पास से पेंशन लेके, उसको पेंशन एक ही शर्त पे दी गई कि तुम्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान की बदनामी करनी है। तो उसने निशान हैदरी और तारीख़ टीपू सुल्तान नाम की किताबें लिखी। किताबें लिख के वो चीज़ें जो अंग्रेज़ों के तरफ से बताई गई वो एलिगेशन के तौर पे टीपू सुल्तान पे उसने लगाई। और वो किताब पब्लिश करने के पहले जी। एक वाक़या हुआ। टीपू सुल्तान के एक बेटे जो है, जो कलकत्ता में रह रहे थे, उस दौर में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी। ठीक है। तो उनको एक अंग्रेज़ ने, जब वो अंग्रेज़ों के पास में चले गए और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत लेने के बावजूद जो है आपका हमारी तरफ देखने का नज़रिया सही नहीं है, हमें आप वो वादे, टीपू के बाद वाले दौर में। हाँ, अच्छा। उनके बेटे के वक्त में आपने जो वादे किए थे फाइनेंशियल सपोर्ट के वगैरह, वो पूरे नहीं कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि तुम लंदन चले जाओ और लंदन जाके फ़ला फ़ला शख्स से मिलो। ये लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद में एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई जिसने उन्हें ये कहा कि हम तुम्हें लाखों रुपया देंगे, शर्त यह है कि तुम्हें हमारे पास में एक किताब है, उस किताब को सर्टिफाई करके देना है कि इसमें जो कुछ लिखा है सच्चाई है। देखिए, बाप के बारे में गलत लिखा गया। भूखा पेट आदमी कुछ भी कर सकता है। उस भूख ने, उस मजबूरी ने टीपू सुल्तान के बेटे को वो करने लगाया जो उन्होंने नहीं करना था। उन्होंने एक ऐसी मनगढ़ंत किताब को सर्टिफाई करके दिया जिसके ज़रिए आज भी टीपू सुल्तान की बदनामी होती है। अब दूसरे रेफरेंसेस कैसे हैं? सावरकर नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने 6 सुनहरी पन्ने यानी 6 सुनहरी पन्ने, ही गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 6 गोल्डन पेजेस, वो नाम की एक किताब लिखी है। उसमें एक टॉपिक है हिंदू प्रपीड़क क्रूरकर्मा टीपू सुल्तान। उसमें उन्होंने लिखा है कि टीपू सुल्तान ने लाखों के तादाद में हिंदू औरतों का बटकिन वर्ड इस्तेमाल किया है। उनको बटकिन बना के अपने पास, दासी बना के अपने पास में रखा और उनके मर्दों की खतना करवाई। अच्छा। अब इसके लिए सावरकर ने रेफरेंस क्या दिया है? सावरकर कहते हैं कि मैंने कर्नल माइल्स की किताब से ये रेफरेंसेस उठाए। अब मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की, मेरे पहले BN पांडे साहब ने भी क्रॉस चेक किया, मगर उन्होंने सावरकर के साथ में जोड़ा नहीं। मैंने सावरकर के साथ में जोड़ के क्रॉस चेक किया। ब्रिटिश म्यूज़ियम को, जिस किताब में सावरकर कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में ये किताब फला फला डॉकेट नंबर पे रखी हुई है, उसका मैंने तर्जुमा करके इस्तेमाल इस किताब को में
टिप्पू सुल्तान की हिस्ट्री लिखने के लिए किया है। अब हम लोगों ने कांटेक्ट किया क्रॉस चेक करने के लिए। कहाँ? ब्रिटिश म्यूजियम? हाँ, ब्रिटिश म्यूज़ियम। ब्रिटिश म्यूज़ियम मैंने नहीं, BN पांडे साहब ने अच्छा। कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में जो जवाब आया वो ये है, जब उन्होंने पूछा कि कर्नल माइल्स की ऐसी कोई किताब है क्या, तो ब्रिटिश म्यूज़ियम ने कहा कर्नल माइल्स नाम का कोई शख्स ना ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब को था, ना कोई शख्स इंडिया आया है कर्नल माइल्स नाम का, ना उसने ऐसी कोई किताब लिखी है और ना ही ऐसी कोई किताब हमारे पास में मौजूद है। तो बिशप यानी पांडे साहब ने हाँ, क्रॉस चेक किया की और उनको पता चला कि वो कोई था ही नहीं। हाँ, उन्होंने अलग ज़िमन में क्रॉस चेक किया था, मैंने उसको क्रॉस चेक के लिए इस्तेमाल किया सावरकर के यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो शख्स पैदा नहीं हुआ, जो शख्स इंडिया नहीं आया, जो शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब को नहीं था, उस शख्स के नाम से एक ऐसी मनगढ़ंत किताब जिसका वजूद ही नहीं है, उसका इस्तेमाल करके सावरकर ने मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए टीपू सुल्तान पे, बदनामी की, जो आज भी चल रही है। ये आज भी बदनामी इसलिए चल रही है टीपू सुल्तान की क्योंकि जिस कौम ने इल्म के मैदान में बड़े बड़े कारनामे दिखाए, मैं बार बार कहता हूँ, उस कौम ने इल्म के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। जिस कौम ने इल्म के मैदान में बड़े बड़े कारनामे किए, जिस कौम ने आज उसी कौम ने हाँ, इल्म के से साथ अपना नाता तोड़ दिया, इल्मी रवैये से, इल्म से। हाँ, तो उस वजह से इनकी कल्चरल बदनामी होती है। इनके कल्चर को अक्सरियत कौम अपने पॉलिटिकल अना के पैरों तले खुरेदती है, ये वजह है ये उसकी। बड़े अफसोस की बात है। जिस कौम में इब्ने खल्दून पैदा हुए, जी जिस कौम में इब्ने रश्द पैदा हुए, जी जिस कौम ने ज़ियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो दिया, जिस कौम ने इब्राहिम आदिल शाह दिया, टिपू सुल्तान दिया, अल्लामा इकबाल दिया, शिबली नोमानी दिए, जिस कौम ने मौलाना मौदूदी दिए, जिस कौम में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए, उस कौम ने आज इल्म के साथ नाता तोड़ दिया है। उसी वजह से आज मुस्लिम कल्चर को एक अमानवी, गैर इंसानी कल्चर के तौर पे पेश किया जाता है और किया जाता रहेगा जब तक के मुसलमान इल्म से नाता नहीं जोड़ेंगे। तो इसी नोट पे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बहुत ही आखिर में इन्होंने जो बात कही सरफराज अहमद ने, वो थी कि इल्म के साथ अपना नाता जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।